हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 33। छवि दीक्षित केस में अचानक से एक दिलचस्प मोड़ आया। छवि दीक्षित के वकील के एक्सीडेंट की वजह से उस केस को आगे बढ़ाने का मौका अक्षत व्यास को मिला, जो कि इस केस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अक्षत व्यास अपने काम में माहिर था, ये कोर्ट में हर कोई जानता था। चोपड़ा जी भी इस बात से अनजान नहीं थे और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। अक्षत व्यास इस केस को बहुत ही निष्पक्ष लड़ने वाला था। जज साहब से मंजूरी मिलने के बाद अक्षत ने कुछ देर बाद कहा, माय लॉर्ड, चूंकि इस केस को मैंने अभी भी अपने हाथों में लिया है, इसलिए मैं अदालत से कुछ वक्त की अपील चाहता हूँ, जिससे मैं अपने क्लाइंट से केस से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकूं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। केस की गंभीरता को देखते हुए ये अदालत आपको 2 घंटे की मोहलत देती है। 2 घंटे बाद इस केस की सुनवाई आगे जारी रखी जाएगी। कहते हुए जज साहब उठे और वहां से चले गए। अक्षत ने एक बार फिर सर झुकाया और जैसे ही जाने लगा, चोपड़ा जी उसके पास आए और कहा, अदालत के बीच में केस को अपने हाथ में लेकर तुम्हें लगता है तुम ये केस जीत जाओगे? अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं जानता मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर हार का डर मैं साफ देख पा रहा हूं। अक्षत की बात सुनकर चोपड़ा जी मन ही मन चलने लगे। अक्षत का यूं आंख मिलाकर बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने असिस्टेंट से चलने का इशारा किया और वहां से चले गए। इंस्पेक्टर कदम अक्षत के पास आए और कहा, थैंक यू मिस्टर व्यास, आज आप अगर सही वक्त पर नहीं आते तो विकी सिंघानिया यहाँ से बरी हो जाता। इस केस में आपको जब भी कोई जरूरत पड़े तो बताइएगा, पुलिस आपके साथ है। थैंक यू इंस्पेक्टर, अक्षत ने कदम से हाथ मिलाते हुए कहा। छवि अपनी मां के साथ अक्षत के पास आई और आंखों में आंसू भरते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आज आप नहीं आते तो मेरी बेटी को कभी इंसाफ मिल ही नहीं पाता। कहते हुए माधवी जी ने जैसे ही हाथ जोड़ने चाहे, अक्षत ने उनके हाथों को थामकर कहा, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे खुशी होगी अगर मैं छवि को इंसाफ दिला पाया। सचिन, इन्हें कैबिन में लेकर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अक्षत ने कहा। आइए, सचिन ने कहा और छवि, माधवी जी और कमल को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। अक्षत ने वहां कोर्ट रूम से केस को लेकर कुछ जरूरी जानकारी ली और वहां से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में खड़े कुछ वकीलों ने अक्षत को घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। अक्षत, तुम पागल हो गए हो क्या? जानते हो तुम्हारे ऑपोजिट वकील कितना होशियार है? वो तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। यार व्यास, तुमने गलत जगह हाथ डाला है, यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है मणिशंकर का एक्सीडेंट दुर्घटना थी? आज केस की सुनवाई थी और एक रात पहले उसका एक्सीडेंट। समझ रहे हो कुछ? एक बार फिर सोच लो वकील साहब, चोपड़ा जी को हराना मुश्किल है। अक्षत ने अपने साथी वकीलों की बातें सुनी और मुस्कुराने लगा। सभी हैरानी से उसे देखने लगी तो अक्षत ने कहा, जिस दिन इस फील्ड को चुना था उसी दिन इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ लिया था। महज एक हारने के डर से मैं सच के लिए लड़ना तो नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल नहीं, अगली सुनवाई में मिलते हैं। कहकर अक्षत वहां से चला गया और बाकी वकील भी इधर उधर चले गए। कैबिन में आकर अक्षत ने सबके लिए चाय मंगवाई, उन्हें सहज किया ताकि छवि आराम से अक्षत को सब बता सके। अक्षत, छवि और छवि के घर वालों के अलावा वहां अखिल, सचिन और चित्रा भी मौजूद थे। अक्षत ने छवि से कुछ सवाल किए। जब छवि ने अपने साथ हुई आपबीती बतानी शुरू की तो वहां मौजूद हर किसी का दिल पसीजने लगा। अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, वह बस ध्यान से छवि की बात सुनते जा रहा था। कुछ देर बाद अक्षत ने कहा, छवि, कोर्ट रूम में तुमसे से बहुत से सवाल किए जाएंगे जो तुम्हें असहज करेंगे। तुम्हें डरना नहीं है, बस शांत रहकर उन सवालों के जवाब देने हैं, बिना किसी झिझक और हिचकिचाहट के। अपनी बात जज साहब के सामने रखनी है। सामने वाला वकील तुमसे अपनी बातों में गुस्सा दिलवाएगा, तुम्हें उकसाएगा, तुमसे सवाल करेगा, लेकिन तुम्हें अपना पेशेंस न खोकर उन सवालों का जवाब देना है। तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। छवि ने हामी भरी, हालांकि उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। 2 घंटे बाद सुनवाई फिर शुरू हुई।
कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। इस बार चोपड़ा जी के सामने खड़ा वकील अक्षत व्यास था। विकी कटघरे में खड़ा था और छवि अपनी मां के साथ पीछे कुर्सी पर बैठी थी। सिंघानिया जी भी अपने मैनेजर और कुछ लोगों के साथ चोपड़ा जी की टेबल के पीछे बैठे थे। कुछ देर बाद जज साहब आए और सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। जज साहब ने अपना हथौड़ा टेबल पर मारते हुए सबको बैठने को कहा। अक्षत अपनी टेबल के सामने से आगे आया और कहने लगा, माय लॉर्ड, कटघरे में खड़ा ये शख्स जिसका नाम विकी सिंघानिया है, पर मेरी क्लाइंट छवि दीक्षित को अगवा करने और उसके साथ ज्यादती करने का आरोप है। छवि दीक्षित की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि छवि दीक्षित का शोषण हुआ है। साथ ही छवि दीक्षित के 164 के बयानों की एक कॉपी आपके समक्ष पेश की गई है। छवि दीक्षित एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और अपनी जिम्मेदारियों के चलते कुछ वक्त पहले तक वीएस कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी। विकी सिंघानिया एक रईस परिवार से हैं जिन्हें देर रात पार्टी और आवारागर्दी करने का बहुत शौक है। विकी सिंघानिया उस वक्त से छवि दीक्षित को जानते हैं जब वो इनके पापा की कंपनी में काम कर रही थी। वहां भी विकी सिंघानिया का व्यवहार छवि दीक्षित के साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहा और काफी बार उनके बीच बहस भी हुई। विकी सिंघानिया की बदतमीजियों से परेशान होकर छवि दीक्षित ने वीएस कंपनी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन अपने ईगो के चलते विकी सिंघानिया उन्हें फिर भी परेशान करते रहे। छवि दीक्षित ने जब उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाही तो चौकी थाने के एसआई ने उनकी कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया, जिसका डिटेल में पेश कर चुका हूं जज साहब। विकी सिंघानिया गुस्से में थे और छवि से बदला लेना चाहते थे। इसी के चलते होली की सुबह इन्होंने छवि को अगवा किया और उसे अपने फार्म हाउस लेकर चले गए। वहां इन्होंने छवि दीक्षित को कमरे में बंद रखा और फिर उसके साथ ज्यादती करके अगले दिन उसे पूरी हालत में हाईवे के पास छोड़ दिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि विकी सिंघानिया को इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर चोपड़ा, जज साहब ने अपने सामने पड़ी फाइल में कुछ नोट किया और चोपड़ा जी से कहा, तो चोपड़ा जी उठकर आगे आए और कहा, यस माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील मिस्टर व्यास ने जो कहानी सुनाई है वो कहानी अदालत पहले भी सुन चुकी है, उसमें कुछ नया नहीं है। मैं छवि दीक्षित को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, जज साहब ने कहा तो अक्षत ने पलटकर छवि को देखा और अपनी पलकें झपका दी। छवि उठकर कटघरे में चली आई। उसने जज साहब को देखकर हल्का सा अपना सर झुकाया और हाथ बांधकर खड़े हो गई। चोपड़ा जी ने छवि के सामने आए और उससे पहला सवाल किया, मिस छवि, आपके सामने खड़े शख्स को आप कब से जानती है? वीएस कंपनी ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही ये ऑफिस आए थे। छवि ने पलके झुकाए बहुत ही सहजता से जवाब दिया। जिस लड़के पर आपने रेप का इल्जाम लगाया है उससे आप पहली बार कहाँ मिली, कब मिली, आपको ये बात इतने अच्छे से कैसे याद है? चोपड़ा जी ने पूछा। क्योंकि उस दिन इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। छवि ने विकी की तरफ देखकर कहा, किस तरह की बदतमीजी? मतलब अगर विकी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो तुमने इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? चोपड़ा जी ने पूछा। मैंने शिकायत की थी, लेकिन कंपनी के एमडी का बेटा होने के कारण मुझे चुप रहने और इग्नोर करने को कहा गया। छवि ने जवाब दिया। अगर ऐसा था तो तुम्हें वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, आई थिंक, एंड मुझे लगता है उसके बाद तुमने वो नौकरी छोड़ दी होगी, राइट? चोपड़ा जी ने बातों का जाल बुनते हुए कहा। नहीं, मैंने जॉब नहीं छोड़ी, छवि ने धीरे से कहा। पर क्यों? चोपड़ा जी ने पूछा। क्योंकि वो जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी और उस वक्त मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, मुझे पैसे की जरूरत थी, छवि ने प्रेशर में आकर कहा, जिसे सुनकर अक्षत ने छवि की तरफ देखा। पॉइंट टू नोटेड मिलॉर्ड, छवि दीक्षित ने वीएस कंपनी पैसों के लिए ज्वाइन की थी। विकी सिंघानिया की बदतमीजी करने के बाद भी ये उस कंपनी में रुकी रही क्योंकि इनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट थे। चोपड़ा जी ने जज साहब की तरफ पलटकर कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अक्षत ने कहा, लेकिन चोपड़ा जी के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, इसलिए जज साहब ने कहा, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। चोपड़ा जी ने कहा। अक्षत अपनी जगह खामोशी से खड़ा हो गया। चोपड़ा जी एक बार फिर छवि के सामने आए और छवि से अगला सवाल किया, मिस छवि दीक्षित, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? किसी के साथ आपके फिजिकल रिलेशन है? चोपड़ा जी का सवाल सुनकर छवि असहज हो गई। चोपड़ा जी जानबूझकर ऐसे सवाल कर रहे थे जिससे छवि घबरा जाए और केस कमजोर पड़ जाए।
ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील साहब मेरे क्लाइंट से ऐसे निजी सवाल नहीं पूछ सकते जिनका इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। अक्षत ने फिर ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा, संबंध है माय लॉर्ड, और मैं ये साबित कर दूंगा। चोपड़ा जी ने कहा, प्रोसीड। जज साहब ने कहा तो चोपड़ा जी फिर छवि की तरफ पलटे और कहा, मिस छवि, क्या आपके किसी से फिजिकल रिलेशन रहे हैं? नहीं। छवि ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, आपका कहना है कि मिस्टर विकी ने आपको अगवा किया और फिर आपके साथ रेप किया। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो विकी सिंघानिया ही थे? चोपड़ा जी ने फिर उलझाने वाला सवाल किया। छवि ने सुना तो एक नजर विकी को देखा और कहने लगी, एक लड़की के साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो वो उसे कैसे भूल सकती है? विकी सिंघानिया मुझसे बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने मेरे साथ। कहते कहते छवि की आंखों में आंसू आ गए। माय लॉर्ड, छवि दीक्षित का कहना है कि विकी सिंघानिया उससे बदला लेना चाहते थे, इसलिए उनके साथ रेप कर दिया। एक छोटे से बदले के लिए विकी सिंघानिया किसी का रेप क्यों करेगा? विकी सिंघानिया वीएस कंपनी के नए एमडी बनने वाले थे, इसलिए छवि दीक्षित ने उन्हें अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जब विकी सिंघानिया ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया तो छवि दीक्षित उनके करीब जाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने हर तरह से विकी सिंघानिया को रिझाने की कोशिश की और आखिर में छवि के बर्ताव से परेशान होकर उन्होंने छवि दीक्षित को कंपनी से निकाल दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद जब छवि दीक्षित को कहीं काम नहीं मिला तो उन्होंने नया काम ढूंढना शुरू कर दिया और पैसे लेकर क्लाइंट्स के साथ रात गुजारना शुरू कर दी। चोपड़ा जी ने जोश के साथ अपनी बात रखी, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छवि ने चोपड़ा जी की बात बीच में काटते हुए कहा, मिस छवि दीक्षित, आपको आपकी बात रखने का मौका मिलेगा, प्लीज साइलेंस। जज साहब ने अपना हथौड़ा टेबल पर मारते हुए कहा, माय लॉर्ड, होली की सुबह भी छवि को पैसों की जरूरत थी। जब इन्हें कोई नहीं मिला तो ये विकी सिंघानिया से मिलने उनके फार्म हाउस जा पहुंची। छवि दीक्षित ने पैसे लेकर विकी सिंघानिया के साथ रिलेशन बनाने की बात कही तो विकी सिंघानिया ने इसे वहां से निकाल दिया। गुस्से में छवि दीक्षित वहां से लौट गई। महज विकी सिंघानिया को बदनाम करने के लिए छवि दीक्षित ने उन पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि ये जानती थी उसके इल्जाम के बाद विकी सिंघानिया का नाम तेजी से उछलेगा। मेरे क्लाइंट विकी सिंघानिया इनोसेंट है माय लॉर्ड। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट पर लगाए सभी इल्जाम को खारिज करते हुए उन्हें रिहा किया जाए और साथ ही मिस छवि दीक्षित को झूठा आरोप लगाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। चोपड़ा जी ने सर झुकाते हुए कहा। चोपड़ा जी ने कटघरे में खड़े छवि को पल भर में झूठा साबित कर दिया। उसके बारे में काफी अपमानजनक बातें कही, जिन्हें सुनकर कमल जी और माधवी जी का दिल टूटकर बिखर गया। उनकी बच्ची को कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ रहा था। जज साहब ने सामने पड़ी फाइल में कुछ नोट किया और फिर छवि की तरफ देखकर कहा, मिस छवि, आप कुछ कहना चाहती हैं? जज साहब, ये सब झूठ है, मैं कोई गलत काम नहीं करती, मैं सच कह रही हूँ। मुझ पर लगाए गए इल्जाम गलत है, इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। कहते कहते छवि रो पड़ी। जज साहब ने उन्हें अपनी जगह बैठने को कहा तो छवि माधवी जी के बगल में आकर बैठ गई। मिस्टर व्यास, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब ने अक्षत की तरफ देखकर कहा, यस माय लॉर्ड, मैं विकी सिंघानिया से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। अक्षत ने कहा, इजाजत है। जज साहब ने कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। कहकर अक्षत विकी सिंघानिया के सामने आ खड़ा हुआ। विकी सिंघानिया ने जैसे ही अक्षत को देखा, उसे एकदम से वो रात याद आ गई जब अक्षत ने उसे घूसा मारा था। विकी सिंघानिया खामोशी से अक्षत को देखता रहा। अक्षत ने विकी की आंखों में देखते हुए पूछा, मिस्टर विकी, वारदात वाले दिन आप कहाँ थे? मैं अपने घर में था। मेरे डैड ने पार्टी रखी थी जिसमें मेरे कुछ दोस्त आए थे, मैं उन्हीं के साथ था। विकी ने सहजता से कहा, मैं सुबह की नहीं बल्कि शाम की बात कर रहा हूं। वारदात की शाम आप कहाँ थे? अक्षत ने पूछा। होली खेलने के बाद मैं अपने फार्म हाउस गया था अपने दोस्त के साथ। विकी सिंघानिया ने कहा, क्या आप अपने उस दोस्त का नाम बता सकते हैं? अक्षत ने पूछा। विकी के यूं तो बहुत से दोस्त थे, लेकिन कुमार उसका सबसे करीबी दोस्त था, इसलिए उसने झट से कुमार का नाम लेते हुए कहा, कुमार।
क्या ये वही है? अक्षत ने एक तस्वीर विकी को दिखाते हुए पूछा। विकी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अक्षत को देखकर चोपड़ा जी ने कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील साहब ये सब सवाल पूछकर सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ये कैसा बचकाना सवाल है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, जज साहब ने कहा तो चोपड़ा जी को रुकना पड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, विकी सिंघानिया का कहना है कि उस शाम ये अपने दोस्त कुमार के साथ फार्म हाउस पर थे, जबकि ये तस्वीर उसी शाम कैसोनोवा क्लब की है जिसमें कुमार अपने दोस्तों के साथ है। माय लॉर्ड, एक ही इंसान दो जगह कैसे हो सकता है, जबकि फार्म हाउस से क्लब की दूरी 50 किलोमीटर है? अक्षत ने कहा तो चोपड़ा जी छल्ला गए। अक्षत ने एक बहुत ही बारीक पॉइंट पकड़ा था। विकी ने जल्दबाजी में कुमार का नाम लेकर एक छोटी सी गलती कर दी थी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 33। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहे हाँ ये मोहब्बत है। आज पहली बार मुझे अपने पाठकों से एक शिकायत है और सच में मुझे बहुत बुरा भी लगा और मेरा दिल भी दुखा यार कि मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, स्टोरी लिखती हूँ, उसे रिकॉर्ड करती हूँ, आप सबके सामने लाती हूँ, वो भी हर रोज। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं बिजी होती हूँ या मुझे कोई जरूरी काम होता है तो मैं पार्ट पब्लिश नहीं कर पाती, लेकिन उसे समझने के बजाय आप लोग काफी कुछ कमेंट में लिखते हो जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग होता है। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको कमेंट करने का या शिकायत करने का हक नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन एक बार खुद को मेरी जगह रख कर भी देखिए। वही 24 घंटे आपके पास होते हैं, वही 24 घंटे मेरे पास है। मेरी एक फैमिली भी है, मेरे अपने सपने भी है, मेरा अपना काम भी है, एक पर्सनल लाइफ भी है जिसके लिए मुझे वक्त निकालना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पार्ट नहीं पोस्ट कर पाती। कल मौसम खराब था, बारिश हो रही थी रात भर, इसलिए रिकॉर्डिंग कर पाना बहुत मुश्किल था और यही वजह थी कि मैं सुबह पोस्ट नहीं कर पाई। पर शुक्रिया आपने जो मोहब्बत दिखाई उसके लिए। मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। थैंक यू।